नमस्कार दोस्तों, राय पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम सब मिलकर राजस्थान की अर्थव्यवस्था पढ़ रहे थे। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में अपन ने कृषि, उद्योग, पशुपालन, खनिज ऐसे करके राजस्थान के लगभग सभी टॉपिक देख लिए। अब इसी सीरीज में अपन आगे बढ़ते हुए आज अपन राजस्थान के ऊर्जा संसाधन पढ़ेंगे। ऊर्जा संसाधनों में मैंने आपको बताया था, इकोनॉमिक सर्वे जब अपन ने पढ़ा था, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ऊर्जा संसाधन जब टॉपिक आया था तब मैंने आपको बताया था कि ऊर्जा संसाधन में एक तो फैक्ट वाइज क्वेश्चन आते हैं आपके सीधे ही कि जैसे कितनी एनर्जी इंस्टॉल हो चुकी है राजस्थान में, जैसे 23,487 मेगावाट अपने इंस्टॉल हो चुकी है। एक तो इकोनॉमिक सर्वे से आपके क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं अपने कौन कौन से ऊर्जा संसाधन राजस्थान में उपलब्ध हैं, उनसे रिलेटेड कौन कौन सी परियोजनाएं अपने यहाँ पे चल रही है, ऐसे क्वेश्चन। तो आज उससे रिलेटेड जो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है वो अपन पढ़ेंगे। फैक्ट अपन ने इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ लिए, यहाँ पे भी अपन उन फैक्टों को वापस रिवाइज करेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। इस वाले चैप्टर में सबसे पहले अपन देखेंगे कि ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। आपने एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में देखा होगा, वो है परंपरागत ऊर्जा संसाधन कौन से हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन कौन से हैं, आपके नवीनीकरणीय कौन से हैं, अनवीनीकरणीय कौन से हैं, इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद में आपने सुना होगा तापीय विद्युत ऊर्जा जो कोयले से आपके बनती है, वो जल विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इनसे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बना है ऐसे, तो ये सभी अपन पढ़ेंगे। उसके अलावा जो जो संस्थाएं अपने काम कर रही है इनसे रिलेटेड उनके बारे में पढ़ेंगे और सभी को मैप के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले अपन पढ़ते हैं ऊर्जा संसाधनों का आपके वर्गीकरण। वर्गीकरण में क्या पढ़ेंगे अपन, मैंने आपको बताया कि वर्गीकरण आपके दो प्रकार के होते हैं। आप पहले से कैसे कौन से संसाधनों का यूज कर रहे हो, परंपरागत तौर पे मतलब परंपरागत कौन से होते हैं, जैसे कहते हैं ना कि ये परंपरा सदा से चली आई, तो परंपरा का मतलब जो बहुत पहले से अपन यूज कर रहे हैं वो आपके परंपरागत ऊर्जा सोर्स हो गए। जिन ऊर्जा संसाधनों को अपन ने अभी से यूज करना चालू किया है वो आपके अभी लेटेस्ट गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अंदर, सोर्सों के अंदर शामिल हो जाएंगे, जिनको अभी से अपन ने यूज करना चालू किया, ज्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ है। तो ये तो इनमें बेसिक डिफरेंस हुआ। बेसिक डिफरेंस क्या हुआ, परंपरागत वो जिनको अपन बहुत लंबे टाइम से यूज कर रहे हैं वो आपके परंपरागत, और जिनको अभी नए नए यूज करना चालू किया है वो आपके गैर परंपरागत। अच्छा देखो, परंपरागत कौन कौन से होते हैं, जीवाश्म ईंधन से प्राप्त कोयला, प्राकृतिक गैस, ये सब। अब जीवाश्म ईंधन क्या होता है, जीवाश्म क्या होते हैं, जीवाश्म होते हैं जैसे पेड़ पौधे और ये सब कुछ आपके थे, पहाड़ पेड़ पौधे और जो भी आपके सतह पे उपलब्ध थे। कुछ पृथ्वी में ऐसी कंडीशन हुई कि उलटफेर होने के बाद ये नीचे दब गए, आपके दबने के बाद इनसे एक लिक्विड बन गया, कुछ पत्थर बन गए, कुछ अलग अलग रूप में पदार्थ निकलने लगे। कुछ कोयला आपका निकलता है इनमें जीवाश्म से ही, पेट्रोलियम भी आपका इनसे ही निकलता है। तो ठीक है, तो ये जीवाश्म जो दब जाते हैं इनसे आपके कोयला प्राप्त होता है, आपको प्राकृतिक गैस प्राप्त होती है, पेट्रोलियम प्राप्त होती है, ये सब आपको इन्हीं से प्राप्त होता है। ठीक है, जीवाश्म से प्राप्त होता है। और अयस्क जब खनिज अपन ने पढ़ा था, खनिज में आपने पढ़ा था यूरेनियम वगैरह, और ये तो ये यूरेनियम वगैरह और ये आपके परमाणु ऊर्जा में काम आते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, ये पढ़ के आए थे अपन, एटॉमिक एनर्जी के अंदर आपके काम में आते हैं। तो देखो इन चार के बारे में जिनको मैंने डिस्कस किया, कौन कौन से आपके, कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और परमाणु ऊर्जा, ये सारे आपके परंपरागत में आते हैं, बहुत पहले से इन ऊर्जाओं का उत्पादन अपन करते आ रहे हैं। दूसरी चीज आपने एक और नोटिस की होगी, जो आपके परंपरागत ऊर्जा स्रोत है ये सारे सोर्स लगभग आपको प्राकृतिक से प्राप्त हो रहे हैं, प्रकृति से ही प्राप्त हो रहे हैं ना ये सारे। तो इनकी खासियत क्या होगी, ये सीमित होंगे ना, क्यों, जैसे पृथ्वी से अपन पेट्रोल निकाल रहे हैं तो पेट्रोल क्या ऐसे थोड़ी ना है कि बनता ही जा रहा है, नहीं बनता ना। और ऐसे ही कोयला भी आपके खत्म होता है। तो ये जो आपके परंपरागत ऊर्जा सोर्स होते हैं ये सीमित संसाधन है आपके, कैसे सीमित है, ठीक है, सीमित संसाधन है। सीमित संसाधन होने के अलावा आप जब देखोगे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी आपके प्रदूषण भी करते हैं। तो परंपरागत ऊर्जा सोर्सों का अगर आपको पता भी लगाना हो कि कौन से होते हैं, इनमें से एग्जांपल में आ जाए आपके, तो जो प्रदूषण करते हैं, पोल्यूशन फैलाते हैं, वो सारे आपके परंपरागत ऊर्जा सोर्स है। ठीक है, जो प्रदूषण फैलाते हैं आपके। ठीक है, तो पहचान देखी आपने, सीमित होते हैं परंपरागत ऊर्जा सोर्स और आपके प्रदूषित पोल्यूटेंट भी होते हैं, पोल्यूशन भी करते हैं आपके। ठीक है,
ये तो परंपरागत का हो गया। अच्छा, इन सभी को आप देखोगे, कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, तो ये सभी आपकी प्रकृति में सीमित है और नेचुरलिटी से प्राप्त हो रहे हैं, इतनी जल्दी नहीं बनाए जा सकते। मतलब ये अनवीकरणीय नहीं है। नवीकरणीय और अनवीकरणीय का मतलब क्या होता है? नवीकरणीय और अनवीकरणीय का मतलब होता है आपके कि नवीकरणीय वो जो जल्दी से बन जाते हैं या जिनका यूज करने से आपके वो संसाधन खत्म नहीं हो रहे, ह्रासमेंट उनका नहीं हो रहा, वो खत्म नहीं हो रहे, ह्रास नहीं हो रहे आपके, वो होते हैं आपके नवीकरणीय। ठीक है, और जो खत्म हो जाते हैं यूज करने से, जैसे कोयला, कोयला आप अगर एक जगह से निकालोगे तो वो खत्म हो जाएगा, तो कोयला आपके कौन सा होगा? अनवीकरणीय संसाधन। तो फिर आप कैसे रिलेट कर सकते हो कि जो परंपरागत ऊर्जा सोर्स होते हैं आपके, परंपरागत ऊर्जा स्रोत होते हैं, ये आपके अनवीकरणीय भी होते हैं। कौन से होते हैं? अनवीकरणीय भी होते हैं आपके। ठीक है, मतलब ये दोबारा से आप जनरेट नहीं कर सकते, इनको बनने में बहुत टाइम लग जाता है और इनका यूज करने से ये खत्म भी होते हैं आपके। ठीक है, तो देखो कौन कौन से हैं आपके परंपरागत या फिर आपके अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत? कोयला, प्राकृतिक गैस। कोयला से कौन सी गैस कौन सी एनर्जी प्राप्त होती है आपको? तापीय एनर्जी, तापीय ऊर्जा पढ़ते हैं ना अपन, तो तापीय ऊर्जा किससे प्राप्त होती है आपको? कोयला से। मैं आपको बता दूं, तापीय ऊर्जा सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती है अपने इंडिया में, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, ये सारे आपके परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। पहचान क्या है? ये सीमित है, अपनी प्रकृति द्वारा मिलते हैं अपन को। ठीक है, और ये प्रदूषण भी फैलाते हैं। फिर आते हैं अपन गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पे। देखो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में कैसे होएगा? ये असीमित होंगे। असीमित का मतलब ऐसे नहीं है कि जैसे जल विद्युत ऊर्जा आपकी इनसे बनती है, पवन ऊर्जा बनती है, सौर ऊर्जा बनती है, तो आप बोल दो सर जल तो सीमित है, ऐसे थोड़ी ना बढ़ते जा रहा है। पर इनके यूज करने से, जैसे एक नदी है, अपने चंबल नदी पे अपन जल विद्युत ऊर्जा बनाते हैं, तो उसके फ्लो से अपन वो बना रहे हैं। तो ऐसे थोड़ी ना है कि चंबल नदी के फ्लो से जो अपन जल विद्युत ऊर्जा बना रहे हैं वहां पे, तो विद्युत ऊर्जा बनाने की वजह से उस जगह का पानी नष्ट हो रहा है या फिर पानी की कमी होगी, पानी खत्म हो रहा है वहां पे, उसको उनका यूज नहीं कर रहे हैं। जैसे पवन ऊर्जा का एग्जांपल ले लेते हैं अपन कि पवन ऊर्जा, पवन चक्की चलती है, तो पवन चक्की के चलने से ऐसे थोड़ी ना हो रहा है कि आपके वही का हवा कम हो गई क्योंकि इन लोगों ने ना वो हवा से इलेक्ट्रिसिटी बना ली, तो हवा की मात्रा अब तो कम हो गई, अब तो एनवायरमेंट में हवा ही नहीं बची। ऐसा थोड़ी ना है, मतलब ह्रास नहीं हो रहा, ह्रासमेंट नहीं, सॉरी, ह्रास नहीं हो रहा चीजों का, खत्म नहीं हो रही, रिड्यूस नहीं हो रही वो। ऐसे ही सौर ऊर्जा में सूर्य की ऊर्जा, सूर्य की सारी एनर्जी अपन एब्जॉर्ब करके सौर ऊर्जा बनाते हैं, तो ऐसे थोड़ी ना है कि फिर थोड़े दिनों बाद सूरज तो ठंडा हो जाएगा, मेरी एनर्जी तो सारी तुमने ले ली, ऐसा नहीं है ना। तो इनका कोई भी ह्रास नहीं होता, ये रिड्यूस नहीं होते इन सोर्सों की वजह से। और इनका देखो, कोयले का आप उपयोग लेके तापीय ऊर्जा बनाओगे तो कोयला तो खत्म होगा। तो देखो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन से? नए बनाए अपन ने, ये रिन्यूएबल है, मतलब नवीनकरणीय है, दोबारा बन जाते हैं, नवीकरणीय है। ठीक है, दोबारा बन जाते हैं आपके ना। ये सीमित है, सीमित भी नहीं है ना आपके, असीमित है, इसका उल्टा हो जाएगा। फिर दूसरा पवन ऊर्जा, हवा से अगर आप ऊर्जा बना रहे हो, पवन ऊर्जा आप बना रहे हो, तो इससे कोई पोल्यूशन हो रहा है क्या आपके? तापीय ऊर्जा में देखो कोयला जलता है, वो आपके पोल्यूशन निकालता है, पेट्रोलियम में भी आपके पोल्यूशन निकल जाता है, परमाणु ऊर्जा भी हानिकारक होती है। पर पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इनसे आप अगर एनर्जी, सौर की एनर्जी से, अगर सूर्य की किरणों से अगर एनर्जी बना रहे हो, तो ऐसे थोड़ी ना है उससे आपको कोई प्रदूषण हो रहा, नहीं हो रहा, पवन ऊर्जा से भी नहीं हो रहा। तो देखो ये दो खासियत आप याद रखना कि ये सीमित, परंपरागत सीमित होते हैं, गैर परंपरागत असीमित होते हैं। परंपरागत को आपके अनवीकरणीय बोला जाता है क्योंकि ये प्रकृति द्वारा आपके प्राप्त होते हैं, और गैर परंपरागत को आपको नवीकरणीय बोला जाता है क्योंकि ये नई जनरेशन द्वारा बनाए गए, ऐसी टेक्निक यूज करके बनाए गए जिससे, जिन संसाधनों से बनाए जा रहे हैं उनका ह्रास नहीं हो रहा, वो रिड्यूस नहीं हो रहा, वो खत्म नहीं हो रहे आपके। ठीक है, बेसिक समझ में आया आपको कि परंपरागत गैर परंपरागत कौन से होंगे। अब अगर आपको उनके एग्जाम्पल याद हो तब भी आप वो तो बहुत अच्छा है कि अगर याद है तो आप डायरेक्ट टिक लगा दो, नहीं भी हो तो इतना समझ लो कि उसके बाद उन ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। देखो अपन ने पढ़े परंपरागत कौन से थे? कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और परमाणु। वहीं आपके गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत आते हैं पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस, जवारीय ऊर्जा। जवारीय ऊर्जा पता है ना सभी को? जवारीय ऊर्जा जवार भाटा के कारण बनता है। समुद्र में जो जवार भाटे आते हैं आपके, जवार भाटा आने का रीजन क्या होता है? जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा की दूरियों में जो चेंजेस होते हैं, जब चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक आ जाता है तो आपके जवार का समय आता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाता है, और दूर चला जाता है तो भाटा के समय आ जाता है। तो जो समुद्र का लेवल ऊपर उठता है और नीचे होता है, ये आपके जवार भाटा की कंडीशन कहलाती है। तो लहरों की मात्रा ज्यादा तेज हो जाने से वहां से आपका एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, उस एनर्जी को अपने जवारीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो देखो फिर से यही है, जवारी ऊर्जा में मैंने आपको बताया गैर परंपरागत कैसे हुई है कि
आपको जवार पृथ्वी और सूरज हमेशा पास आएंगे, ऐसे कि कुछ टाइम के बीच में वो पृथ्वी और चंद्रमा, और थोड़े टाइम बाद फिर वापस से दूर जाएंगे। तो उनके शेड्यूल में तो कोई भी चेंज नहीं होने वाला। अगर उनके शेड्यूल में चेंज हो गए तो अपने पढ़ने लिखने का कोई फायदा ही नहीं। ठीक है, तो ये सारे आपके गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के एग्जाम्पल है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास और जवारी ऊर्जा। अब अपन देखते हैं आपके नवीनकरणीय, नवीनकरणीय ये भी एग्जांपल बहुत आता है। नवीनकरणीय मतलब रिन्यूएबल, जो दोबारा से आपके बनाई जा सके, जिनके यूज करने से संसाधन रिसोर्सेज जो खत्म नहीं हो रहे हैं आपके, वो आपके नवीनकरणीय है। जैसे जल विद्युत ऊर्जा, मैंने एग्जांपल देके खूब समझाया, जल की खत्म नहीं होता। बायोगैस, बायोमास, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जवारी ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, ये सारे आपके नवीनकरणीय के, रिन्यूएबल एनर्जी के एग्जाम्पल है। नवीनकरणीय एनर्जी आपके गैर परंपरागत भी होती है, मतलब अभी से अपन ने इनको यूज करना भी चालू किया। ये दोनों एक ही बात है, ठीक है। बस इनको जो बेसिक इनमें डिफरेंस है वो आप देख लो। ये आपके उपयोग के आधार पे होती है। नवीनकरणीय क्या होती है, संसाधनों के उपयोग के आधार पर होती है, वो टाइम पीरियड के आधार पर होती है। ठीक है, कि कैसे आप कब इनका आपने उपयोग करना चालू किया, संसाधन खत्म हो रहे नहीं हो रहे। नवीनकरणीय कौन सी, तापीय ऊर्जा, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु गैस, सभी अपन पढ़ के आ रहे हैं वही। ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद है आपके, अब अपन पढ़ते हैं वन बाई वन। सबसे पहले परंपरागत ऊर्जा के स्रोत जो अपन ने पढ़ा, कौन सा पढ़ा, तापीय एनर्जी, कोयला, फिर पेट्रोलियम, परमाणु गैस, ये सब के बारे में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद गैर परंपरागत सोर्स है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इनके क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस अपने यहाँ पे चल रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस तो नहीं कह सकते, कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही है जिनके थ्रू अपन एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो सारे आपके कौन कौन से यहाँ पे हैं राजस्थान के अंदर, उनको पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा जो राजस्थान में आपके एनर्जी ऊर्जा प्राप्त होती है, विद्युत प्राप्त होती है, वो होती है आपके तापीय विद्युत ऊर्जा से। ठीक है, जैसे देखो अलग अलग टाइप है, अपन ने पढ़े अभी एनर्जी के, जैसे तापीय विद्युत ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, आपके सौर ऊर्जा। इनमें से आपके सबसे ज्यादा अगर एनर्जी राजस्थान को किसी स्रोत से प्राप्त होती है तो वो है आपके तापीय विद्युत ऊर्जा। तापीय विद्युत ऊर्जा आपको कोयले से मिलती है। ठीक है, कोयले के दहन करके जो थर्मल प्लांट बन रखे हैं आपके, उनके द्वारा आपके एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है आपके। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके तापीय विद्युत ऊर्जा। अच्छा, मैं ये बता रहा हूं सबसे ज्यादा तो आपके तापीय विद्युत ऊर्जा से मिलती है एनर्जी, और सबसे ज्यादा उपयोग अपन डोमेस्टिक सप्लाई में करते हैं, घरेलू उपयोग में करते हैं। ये क्वेश्चन आपके बेसिकली पूछ लिया जाता है कि जो राजस्थान में एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, इसका सबसे ज्यादा उपयोग अपन किस में करते हैं, डोमेस्टिक सप्लाई में करते हैं। मैंने बताया सबसे ज्यादा आपके तापीय ऊर्जा से प्राप्त होती है। तापीय ऊर्जा किससे बनती है, आपके कोयले से। तो कोयले के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। कोयला आपके कार्बोनिफेरस युग में प्राप्त हुआ था। कार्बोनिफेरस युग में कौन कौन सी चीजें प्राप्त होती है, कैसे प्राप्त होती है? देखो मैंने आपको बताया था ना कि जीवाश्म के कारण तो ये वन वगैरह, पहाड़ वगैरह जो भी थे दब गए, दबने के बाद काफी टाइम तक दबे रहे, ज्वालामुखी बनी, तो इनसे जो लिक्विड प्राप्त हुआ या इनमें जो पत्थर की संरचना बनी, वो अपने कार्बोनिफेरस युग मिलता है। कार्बोनिफेरस युग में आपको कोयला प्राप्त होता है, पत्थर प्राप्त होता है, जो अलग अलग तरह की पत्थर चट्टानें मिलती हैं वो आपके कार्बोनिफेरस युग में ही होती है। कार्बोनिफेरस युग में वनों की भूमि दब जाने के कारण इनकी उत्पत्ति हुई। ठीक है, कोयले की। अच्छा, ये मैं आपको बता चुका, कोयले से तापीय ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। अब जो कोयला होता है ये क्वालिटी के आधार पर 4 प्रकार का होता है आपका। जैसे लोहा है, लोहा भी 4 प्रकार का होता है, वैसे कोयला भी आपके 4 प्रकार का होता है। 4 में से सबसे टॉप क्वालिटी का जो कोयला होता है वो होता है आपका एंथ्रेसाइट। ठीक है, और ये इंडिया में आपके कम मिलता है, टेंशन मत लो, और राजस्थान में तो बिल्कुल ही नहीं मिलता, ना के बराबर मिलता है। ठीक, तो एंथ्रेसाइट टॉप क्वालिटी का कोयला होता है, अपने इंडिया में भी कम मिलता है, राजस्थान में भी नहीं मिलता अपने। दूसरे नंबर पे जो आपको होता है वो होता है बिटुमिनस, और अपने इंडिया में सबसे ज्यादा जो कोयले का टाइप पाया जाता है आपके, वो पाया जाता है बिटुमिनस। ठीक है, याद रहेगा, इंडिया में मिलता है अपने सबसे ज्यादा ही, है ना। और इंडिया में भी अपने सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा आपको, तो ये मिलेगा आपको उड़ीसा के अंदर और झारखंड के अंदर। उड़ीसा और झारखंड के अंदर आपके सबसे ज्यादा बिटुमिनस मिलता है। आपने बहुत सारी मूवी भी देखी होगी कोयले की खानों की, वो कहां से रिलेटेड है, आपके उड़ीसा और यहीं से रिलेटेड होते हैं। धनबाद का आपने नाम भी सुना होगा, अभी आपके मूवी आई थी कि उसमें धनबाद क्षेत्र के बारे में बात की गई थी, तो वो आपके यही आपके झारखंड में ही पड़ता है धनबाद। ठीक है, झारखंड बिहार से ही अलग हुआ है। तो कोयले में जो अपने इंडिया में सबसे ज्यादा टाइप का कोयला पाया जाता है वो आपका बिटुमिनस पाया जाता है।
बिटुमिनस भी आपको ओडिशा और झारखंड में मिलता है ना। फिर बात करते हैं अपन कोयले के दो प्रकार अपन ने पढ़े, एंथ्रेसाइट सबसे अच्छा, बिटुमिनस जो इंडिया में सबसे ज्यादा मिलता है। तीसरा जो टाइप है, तीसरी जो स्टैंडर्ड का आपका टाइप है, निम्न क्वालिटी का कोयला होता है वो है लिग्नाइट, है ना। ये तीसरा अच्छा कोयले का टाइप है। टोटल 4 उनमें से तीसरा अच्छा, मतलब निम्न ही मानो अब। ये आपके राजस्थान में सबसे ज्यादा मिलता है। राजस्थान में आपके लगभग 22% लिग्नाइट कोयला प्राप्त होता है पूरे इंडिया का। 22% अगर पूरे इंडिया का अपने राजस्थान ही उत्पादित करता है लिग्नाइट कोयला, तो राजस्थान का स्थान भी अच्छा होगा, क्योंकि 22% प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो राजस्थान का स्थान भी इसमें थर्ड है, ये याद रखना आप। किसके बाद है तो मैं आपको बता दूं, बेसिक याद रहे तो ठीक है। तमिलनाडु और गुजरात के बाद राजस्थान 22% लिग्नाइट कोयला अपने उत्पादित करता है। बिटुमिनस अपने इंडिया में सबसे ज्यादा होता है, राजस्थान में आपके लिग्नाइट सबसे ज्यादा होता है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए पढ़ लेना। और जो चौथा पार्ट होता है इसका, वो होता है पीट, है ना। पीट बहुत ही लो लेवल का आपके कोयला होता है, अपने लिए कोई इतना उपयोगी भी नहीं है। आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद आपके देखो मैंने बताया राजस्थान में लिग्नाइट प्रकार का प्राप्त होता है। फिर राजस्थान के प्रोस्पेक्टिव में अपन पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान में आपके कोयले कहाँ मिलता है, लिग्नाइट मिलता है, तो कौन कौन से स्थान पे आपके लिग्नाइट कोयला प्राप्त होता है, वो स्थान आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो देखो 3-4 स्थान तो आप बहुत ज्यादा याद रखना, बाकी अगर जितने याद रख सको उतना अच्छा है आपके लिए। इसमें से एक तो आपके बीकानेर में, 3 डिस्ट्रिक्ट याद रखना पहली बात तो, बीकानेर, बाड़मेर और नागौर। तो बीकानेर में तो आपके पलाना, बरसिंगसर और बितनोक याद रख लेना, गुडा बितनोक आप, और नापासर याद रख लेना, ठीक है। बाकी देखो इनमें से जितने भी रहे मैं वापस बोल देता हूँ, गुडा, बितनोक, मांडल चारण, हाडल, खारी, रानेरी, इनमें से जितने याद रख सको, ठीक है। अपन पलाना, बरसिंगसर, बरसिंगसर तो देखो अभी अपन तापीय विद्युत ऊर्जा संयंत्र पढ़ेंगे, तभी आप देखोगे कि बरसिंगसर में भी एक संयंत्र आपके लगा हुआ है। तो बीकानेर में कौन कौन से, पलाना, बरसिंगसर, नापासर, इनको याद रखना आप। बाड़मेर में अपने कपूर्ली और जालीपा 2 जगह आपके होता है, कोयला उत्पादित होता है, ठीक है। जालिया नहीं है, जालीपा है आपके, ठीक है, सही कर लेना इसको, जालीपा। तो बाड़मेर में 2 जगह प्राप्त होता है कोयला, कपूर्ली और जालीपा। कपूर्ली और जालीपा में आपके तापीय ऊर्जा संयंत्र भी आपके स्थापित कर रखा है। बीकानेर में आपके पलाना, बरसिंगसर, नापासर याद रखना, बरसिंगसर में आपके तापीय ऊर्जा संयंत्र है, अभी पढ़ेंगे डिटेल में इसको अपन। इसके अलावा आपके नागौर के खसनऊ और माथा मुकमेड़ता रोड को आप याद रखना, माता सुख मेड़ता रोड, इनको याद रख लेना, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। ये तो आपके राजस्थान में कहाँ का कोयला मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है। इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपका आता नहीं है, जिले याद रखना, जो जो स्थान मैंने बताया वो आप याद रख लेना। अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके कोयले पे आधारित तापीय विद्युत ऊर्जा बनती है, उनसे रिलेटेड आपके जो जो संयंत्र परियोजनाएं राजस्थान में चल रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, ठीक है। तो तापीय ऊर्जा चालू करते हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा एनर्जी तापीय ऊर्जा से प्राप्त होती है, ये मैं बता चुका आपको। अब देखो कोटा तापीय, पहला अपन जो पढ़ने जा रहे हैं परियोजना, वो है कोटा तापीय ऊर्जा परियोजना, कोटा तापीय विद्युत परियोजना आपके, ठीक है। कोटा तापीय विद्युत परियोजना कोयले पे आधारित आपके राजस्थान की पहली परियोजना है। कोयले पे आधारित पहली परियोजना मतलब कोयले से तापीय विद्युत बनाना जब राजस्थान ने स्टार्ट किया, सबसे पहले आपके कोटा में स्टार्ट किया था, आई बात समझ, ठीक है। कोयले से विद्युत अपने सबसे पहले कोटा में बनी थी। ये क्वेश्चन ऐसे कैसे आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान का पहला कोयला आधारित जो संयंत्र है या बिजली घर है वो कहाँ था, आपके कोटा में। और ये क्वेश्चन देखो कितना इंपॉर्टेंट, अभी ये आपके रीट का एग्जाम हुआ, रीट मेंस का जो एग्जाम हुआ था 2023 के अंदर, इसके अंदर ये लाइन ऐसे कैसे पूछी गई आपसे कि राजस्थान का पहला कोयला आधारित जो संयंत्र है वो कहाँ पे था। इनमें से जो ज्यादातर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, मैं आपको बताऊं कैसे पूछे जाएंगे कि राजस्थान का पहला कोयला आधारित संयंत्र कहाँ है, आपके कोटा में। फिर आपसे पूछा जाएगा राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ है। फिर आपसे पूछा जाएगा राजस्थान का पहला सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट कहाँ है। फिर आपसे पूछा जाएगा राजस्थान का अल्ट्रा सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ खुलना है, इनके बारे में पूछा जाएगा। उसकी घोषणा अभी आपके 2022 में ही हुई है, वो पूछा जाएगा, तो इनसे रिलेटेड पूछा जाएगा। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो सीधा आपको नाम दे देंगे, जैसे छबड़ा तापीय ऊर्जा संयंत्र कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है आपका, या फिर जो फेमस है आपके सूरतगढ़ वगैरह, उनकी कैपेसिटी और उनकी स्थापना कब हुई आपके, ये पूछ ले जाएंगे। तो वो ही अपन अभी देखेंगे, तो ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक बात बताई आपके, ये तो पहला कोयला आधारित संयंत्र हो गया आपके। इनमें एक मैंने आपको बोला कि पहला सुपर थर्मल, पहला क्रिटिकल, पहला अल्ट्रा क्रिटिकल, ये होते क्या है, इनकी डेफिनेशन भी कभी कभी देखो याद तो कर लोगे, समझ में आएगा ही नहीं आपके, तो एक बार देख लेते हैं।
तो सबसे पहले क्या बात की, कोयला आधारित आपके संयंत्र जिन्हें तापीय विद्युत ऊर्जा संयंत्र कहते हैं, वो तो सिंपल हो गया। फिर जो सुपर थर्मल पावर प्लांट है वो क्या होता है आपके, सुपर थर्मल पावर प्लांट क्या होता है आपके सुपर थर्मल पावर प्लांट। सुपर थर्मल पावर प्लांट वो होते हैं जिनकी कैपेसिटी, जिस पूरे प्लांट की कैपेसिटी आपके 1000 मेगावाट से ज्यादा होती है, मतलब उसमें 1000 मेगावाट एनर्जी बिजली प्रोड्यूस की जा रही है, वो उससे ज्यादा अगर बिजली प्रोड्यूस की जा रही है तो वो आपका सुपर थर्मल पावर प्लांट कहलाता है। ठीक है, अब देखो एक तो ये हो गया आपके, दूसरा आपके होता है सुपर क्रिटिकल। कौन सा, सुपर क्रिटिकल, वही तापीय विद्युत तापीय पावर प्लांट। ये कौन सा होता है आपके, तो सुपर क्रिटिकल किसे कहेंगे, तो सुपर क्रिटिकल आपके कहेंगे जिसमें 600 मेगावाट की कम से कम 2 यूनिट कार्यरत हो। समझ में आया कुछ, 600 मेगावाट की आपके कम से कम 2 यूनिट जिस पावर प्लांट में कार्यरत होती है वो आपके कौन सा कहलाता है, सुपर क्रिटिकल कहलाता है। ठीक है, 600 की 2 यूनिट चलनी चाहिए, मतलब 1200 मेगावाट तो डायरेक्ट प्रोड्यूस कर रहा था, तो सुपर क्रिटिकल में आ गया। 1000 से ज्यादा जो मेगावाट प्रोड्यूस करता है वो आपको ऑटोमेटिक सुपर थर्मल में आ जाता है। ठीक है, एक होता है, मैंने आपको बताया अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल। देखो सब ज्वाइन कर दिया, इसमें सब मिक्स हो गया आपका, अल्ट्रा भी आ गया, सुपर भी आ गया, क्रिटिकल भी आ गया। तो अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत ऊर्जा प्लांट या संयंत्र आपके कहां पे कौन सा कहलाता है, जो आपके 4000 मेगावाट से ज्यादा की आपके बिजली उत्पादित करता है, वो आपके क्या कहलाता है, अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट कहलाता है। ठीक है, 3 तरीके के मैंने बात की आपको, सुपर थर्मल पावर प्लांट, सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट और अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट। इनके बारे में समझ में आया, बेसिक डिफरेंस क्या है। देखो सुपर क्रिटिकल तो वो जो कुल मिला के आपके 1000 मेगावाट से ज्यादा बिजली की उत्पादन कर रहा है, उसमें कितने भी इकाइयां काम कर रही हो टोटल मिला के आपके 1000 मेगावाट बिजली उत्पादित कर रहा है वो। फिर क्रिटिकल शब्द कहां लगेगा, जब 600 मेगावाट की आपकी 2 यूनिट काम कर रही हो। 2 मतलब यूनिट का मतलब समझ रहे हो, ये जो मेगावाट है वो एक साथ 1 यूनिट नहीं उत्पादित कर सकती इतनी बिजली, तो वो इतना बड़ा संयंत्र होना चाहिए उसमें 1 यूनिट 600 की हो और एक और यूनिट 600 करती हो, कम से कम 2 यूनिट 600 मेगावाट बिजली उत्पादित करती हो, तो वो आपके सुपर क्रिटिकल कहलाता है। टोटल पूरा संयंत्र मिला के उस पूरे इलाके में 4000 मेगावाट से ज्यादा बिजली उत्पादित होती है, तो वो आपके अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल कहलाता है। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस था इनमें। अब मैं जब आपको समझाऊंगा तो आपका आगे समझ में भी आ जाएगा कि कौन सा पूछा जा रहा है आपसे, बताया जा रहा है आपको। तो देखो अपन सबसे पहले कोटा तापीय विद्युत परियोजना पढ़ रहे थे, ये आपके राजस्थान में कोयला आधारित पहली परियोजना है। अब देखो इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है आपके, 1240 मेगावाट। अभी अपन पढ़ के आ रहे हैं सुपर थर्मल कौन सा कहलाएगा, जो आपके 1000 से ज्यादा बिजली उत्पादित करेगा। तो क्या कोटा तापीय विद्युत परियोजना आपके सुपर थर्मल पावर प्लांट है, बिल्कुल है, यह अब आपके सुपर थर्मल पावर प्लांट है। ठीक है, हो गया। क्या ये राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट है, नहीं है, ये बिल्कुल मत याद रखना। राजस्थान में कोयले पे आधारित पहली विद्युत उत्पादन आपके कोटा में स्टार्ट हुई, पर ये सुपर थर्मल पहला नहीं बना था। सुपर थर्मल मतलब ये 1000 मेगावाट बिजली सबसे पहले उत्पादित करना इसने चालू नहीं किया था आपके, वो किया था अपन जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर है, उसने चालू किया था आपका, राजस्थान का सबसे फेमस भी है। अच्छा, कब स्टार्ट हुआ था आपके कोटा तापीय विद्युत ऊर्जा परियोजना, तो 1983 में, मतलब राजस्थान में कोयले पे सबसे पहले बिजली आपके 1983 में बनना स्टार्ट हुई थी, याद रहेगी ये चीज। ठीक है, तो देखो कोटा तापीय परियोजना से रिलेटेड जो चीज अपन ने पढ़ी वो आप इतनी याद रखना कि सबसे पहले कोयला से उत्पादित बिजली यहीं से चालू हुई, 1240 मेगावाट इसकी क्षमता है, ये अब सुपर थर्मल बन चुका है और 1883 में आपके चालू हुआ। ठीक है, अगला पढ़े। अगला है आपके सूरतगढ़ ताप बिजली परियोजना। मैंने अभी आपको बताया कि पहली कोयला आधारित बिजली तो आपके कोटा में चालू हुई, परंतु मैंने आपको बताया कि वो 1240 मेगावाट बिजली उत्पादित करता है कोटा वाला, तो वो अब सुपर थर्मल कहलाएगा।
परंतु वह राजस्थान का पहला सुपर थर्मल नहीं है। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट कौन सा है, आपसे ये पूछा जाता है। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल तापीय विद्युत संयंत्र कहां पे स्थापित है, तो सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर आपके सबसे पहला तापीय विद्युत सुपर थर्मल तापीय विद्युत संयंत्र उत्पादित हुआ था। मतलब सबसे पहले 1000 मेगावाट से ज्यादा बिजली उत्पादित करना राजस्थान में किसने चालू किया था, तो सूरतगढ़ वाले ने चालू किया था। ठीक है, अब कुछ नए जिलों के हिसाब से सूरतगढ़ अनूपगढ़ में पड़ेगा, गंगानगर में पड़ेगा, ये बाद में आप याद रखना। आपको सूरतगढ़ जगह याद रहनी चाहिए कि सूरतगढ़ में आपके हैं। ठीक है, इसमें 6 इकाइयां तो पूर्णतः कार्यरत थी, परंतु 7वीं और 8वीं इकाई आपके 650 मेगावाट की क्षमता की मतलब गवर्नमेंट घोषणा कर चुकी और अब वो चालू भी आपको हो चुकी। जब देखो 650 वाट की मेगावाट की आपके 2 इकाइयां चालू हो गई, तो मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि जब 650 की 2 आपके इकाइयां अगर कहीं कार्यरत होती है तो वो आपका कैसा कहलाता है, सुपर क्रिटिकल कहलाता है। तो आपके ये सुपर क्रिटिकल भी हो गया। पर क्या राजस्थान का पहला है क्या सुपर क्रिटिकल? नहीं है। ठीक है, इस बात को बिल्कुल याद रखना कि राजस्थान का आपका पहला सुपर क्रिटिकल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। फिर है आपके छबड़ा तापीय विद्युत ऊर्जा परियोजना। छबड़ा कहाँ है आपके, सीधा पूछा जाता है। एक तो छबड़ा तापीय विद्युत परियोजना आपके कहाँ पे, तो 12 डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, 12 के अंदर आपके स्थापित है। कब, 2009 में आप ये स्थापित हुई थी और इसकी मेगावाट क्षमता कितनी है, 1000 मेगावाट इसकी क्षमता है आपका। ठीक है, इतना तो याद रखिए लोगे मोटा मोटी, इसमें इतना ही याद रखना है आपको। अच्छा, इसमें छबड़ा में और छबड़ा के बाद आपके झालावाड़ में, दोनों में एक खासियत है। अभी एक नई आपके 2022 के अंदर एक घोषणा हुई है छबड़ा के लिए और तापीय विद्युत परियोजना झालावाड़ के लिए, जो काली सिंध विद्युत परियोजना है उनके लिए। तो ये घोषणा क्या है आपके, घोषणा है कि जो आपके छबड़ा वाला है और काली सिंध वाला है, जो अगला अपन पढ़ने वाले हैं, ये काली सिंध झालावाड़ वाला, 12 और झालावाड़ वाले दोनों हैं, इनको आपके राज्य सरकार सितंबर में ये घोषणा की थी लगभग कि अब राजस्थान के पहले अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तापीय पावर प्लांट बनाने जा रही है। ठीक है, अल्ट्रा कौन सा होता है, मैंने आपको बताया, जिसमें 4000 मेगावाट से ज्यादा बिजली उत्पादित होती है। तो राजस्थान में पहले अल्ट्रा सुपर थर्मल पावर प्लांट कहां पे बनने वाले हैं, आपके छबड़ा 12 वाला बनने वाला है, 2 बनेंगे, और एक आपके काली सिंध झालावाड़ वाला बनने वाला है जो नेक्स्ट पढ़ रहे हैं। तो ये आपके ध्यान रखना है कि 2022 में प्रस्तावित हो चुका कि ये अल्ट्रा आपके सुपर क्रिटिकल बनेगा, सुपर क्रिटिकल। ठीक है, ये 2 चीज आप याद रखना, किसको, छबड़ा वाले को और ये काली सिंध वाले को। काली सिंध वाला कहाँ है आपके, झालावाड़ में, तापीय विद्युत संयंत्र 2 इकाइयां इसमें पहले से ही कार्यरत है, 650 मेगावाट इसमें बिजली पैदा हो रही है। आपके 2013 में आपके बनाया गया था। ठीक है, जगह से ही मतलब होना चाहिए, कौन सा पहला है कौन सा ये है, इनसे ही रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको बताया कि अगर अभी आपके लेटेस्ट क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना है, वो यही है कि अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट बनाने के लिए सरकार ने कौन कौन से 2 आपके तापीय विद्युत संयंत्र की चयन किया है, तो किस किस का किया है, छबड़ा 12 वाला और काली सिंध झालावाड़ वाला। ठीक है, अगला है आपके सतपुड़ा विद्युत परियोजना, विद्युत गरे। अब देखो, सतपुड़ा की जो पहाड़ियां है वो आपके राजस्थान में नहीं, वो कहाँ है आपके, सतपुड़ा मध्य प्रदेश में पड़ती है। तो जो सतपुड़ा विद्युत परियोजना है, नाम से ही आपको याद होना चाहिए कि ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात को याद रख लो, तीनों की संयुक्त विद्युत परियोजना है। अपने राजस्थान की अकेली नहीं है, किस किस की, गुजरात की, राजस्थान की और मध्य प्रदेश की। 3 राज्यों के बीच में संयुक्त आपके परियोजना कौन सी है, तो वो है आपके सतपुड़ा विद्युत परियोजना। इससे राजस्थान का हिस्सा कितना प्राप्त होता है, जब कोई इंटर स्टेट आपके कोई परियोजना या प्रोजेक्ट चल रहा है, इंटर स्टेट कोई प्रोजेक्ट है, तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि आपका जो स्टेट है राजस्थान, उसका हिस्सा कितना है उसके अंदर। ठीक है, और कौन कौन से राज्य की, 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच चल रही है तापीय विद्युत परियोजना, और 125 मेगावाट आपके इसमें राजस्थान का हिस्सा है, मात्र 125 मेगावाट आपके राजस्थान की हिस्सेदारी है। कौन से में, सतपुड़ा में। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट कौन सा आपके बरसिंगसर ताप विद्युत बिजली घर, ये अपन ने पढ़ा था बरसिंगसर वाला। मैंने आपको कोयले के वो स्थान याद करा रहा था कि कोयला राजस्थान में कहाँ कहाँ मिलता है, तो मैंने बरसिंगसर सबसे पहले आपको पढ़ाया था। बरसिंगसर आपके कहाँ है, बीकानेर के अंदर है।
इसके अलावा और कौन कौन से थे आपके बीकानेर के अंदर? पलाना था आपका, याद करना था मैंने आपको, नापासर था, तो वो जगह आप याद करना। बरसिंहसर में मैंने आपको आगे बताया कि बीकानेर बरसिंहसर के अंदर आपके ताप विद्युत संयंत्र आपके स्थापित कर रखा है। क्यों? क्योंकि वहां उस एरिया में आपके कोयले का उत्पादन अच्छा खासा होता है, लिग्नाइट का। ठीक है, 125 मेगावाट इसकी क्षमता है, जो अपने सतपुड़ा से भी 125 मेगावाट ही आ रहा था। फिर कपूर्डी और जालीपा बाड़मेर के अंदर मैंने बताया था कि दो स्थानों पर आपके कोयला प्राप्त होता है। यहाँ भी आपके संयंत्र लगा रखा है, इसमें 2 यूनिट काम कर रही है। पहले यूनिट में तो आपके 135 मेगावाट और दूसरी यूनिट में अभी आपके 660 मेगावाट विद्युत क्षमता उत्पादित की जा रही है। ठीक है, फिर इससे नेक्स्ट है आपके, अब राजस्थान में कुछ छोटी छोटी विद्युत परियोजनाएं और बच जाती है, तापीय विद्युत परियोजनाएं, जिनसे आपके तापीय एनर्जी प्राप्त होती है। उनका सीधा नाम और स्थान ही आप याद रखना, कौन कौन सी है वो। हाड़ला, हाड़ला कहाँ है आपके बीकानेर के अंदर। भेदसर और बितनोक, कौन सी? भेदसर और बितनोक आपके दोनों बाड़मेर में। कैपेसिटी भी मत याद रखना, आपकी नहीं रहे तो कोई बात नहीं, ये जरूर याद रखना कि हाड़ला तापीय विद्युत परियोजना कहाँ चल रही है, तो वो आपके बीकानेर में चल रही है। भेदसर आपके कहाँ चल रही है, तो बाड़मेर में। बितनोक आपके बाड़मेर में, और कवई आपके चल रही है बीकानेर में। कवई कहाँ चल रही है? बीकानेर के अंदर। ठीक है, तो ये आज अपन ने आपकी सारी तापीय विद्युत ऊर्जा परियोजनाएं देख ली। ठीक है, कोयले पर आधारित और राजस्थान में सबसे ज्यादा जिससे एनर्जी अपन को प्राप्त होती है तापीय विद्युत परियोजना, उसके बारे में देख लिया। उसके कौन कौन से संयंत्र अपने राजस्थान में स्थापित है वो देख लिया। अब लास्ट में देखो, मैं हर बार मैप इसीलिए सोल्व करवाता हूँ कि मैप से आप एक बार ये देख लिया करो कि अपने राजस्थान में कहाँ क्या क्या पड़ा। सबसे पहला राजस्थान का सुपर थर्मल पावर प्लांट कौन सा है आपका? तो सूरतगढ़ वाला है आपका। कौन सा है? सूरतगढ़ वाला। मैंने आपको बताया था सुपर थर्मल आपका है। 1000 मेगावाट बिजली सबसे पहले आपके किसने उत्पादित करना चालू की थी? इसी ने। राजस्थान का पहला सुपर क्रिटिकल भी आपके यही है। सुपर क्रिटिकल मतलब 650 वाट के, सॉरी 600 की 2 यूनिट आपके कहां पे स्थापित है? इसी में स्थापित है आपके। सबसे पहले यही हुई। तो राजस्थान का पहला सुपर थर्मल और राजस्थान का पहला सुपर क्रिटिकल कहां है आपके? सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर है। ये यहाँ पे गलत बना रखा है, ये सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर है आपका। ठीक है, फिर इसके अलावा अपन ने और कौन सा पढ़ा था? राजस्थान का पहला कोयला आधारित जो संयंत्र था वो कौन सा था? ये कोटा है, आपके मैप में दिख रहा होगा देखो आपको। तो कोटा तापी, कोटा तापी ये पढ़ के आए अपन। ये क्या है आपके? राजस्थान का पहला कोयला आधारित, क्या पहला कोयला आधारित। फिर उसके बाद अपन पढ़ के आए एक आपके छबड़ा 12 के अंदर, ये 12 है तो ये छबड़ा 12 में, और ये आपके झालावाड़ है तो काली सिंध झालावाड़ के अंदर है। काली सिंध झालावाड़, इन दोनों को आपके क्या बनाया जा रहा है अभी? अल्ट्रा क्रिटिकल किसको बनाया जा रहा है? इन दोनों को ही बनाया जा रहा है आपके। फिर ठीक है, इसके बाद और कौन सी पढ़ के आए अपन? बाड़मेर में पढ़ के आए कपूर्डी और आपके जालीपा। देखो जद आप ये लिख दिया, क्या है? कपूर्डी और जालीपा। जालीपा विद्युत परियोजना 125 मेगावाट की अभी पढ़ी अपन ने। और इसके अलावा आपके बरसिंहसर में, बरसिंहसर का बीकानेर के अंदर, और हाड़ला पड़ी वो भी आपके कहा है? बीकानेर के अंदर है। एक अपन पढ़े थे कवई, और कवई भी आपके खाती बीकानेर के अंदर थी, पढ़ के आए हैं अभी अपन। तो ये सभी अपन ने अभी पढ़े आपके। इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ऐसे मैप पे लोकेट कर लेते हो तो आपके लिए रिवीजन थोड़ा आसान होता है। तो आज की इस पहली वीडियो में अपन ने परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के बारे में देखा, नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय स्रोतों के बारे में देखा। उसके बाद अपन ने कोयले पे आधारित जो तापीय विद्युत ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में है, जितने भी है अपन ने सारे पढ़े, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से अपने इंपॉर्टेंट। अब ऐसे नहीं कि उनके बारे में सब कुछ ही लिखने लग गए, पहला संयंत्र तब स्थापित हुआ, इतने मेगावाट का था। अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना आप याद भी नहीं रख पाओगे। इतना याद रख लोगे वो बहुत है कंपटीशन के लिए। RS प्री तक के तो आपके क्वेश्चन इसमें सोल्व हो जाएंगे। कुछ जो 1-2 क्वेश्चन आते हैं और बच्चे ला के दिखा देते हैं, देखो सर ये क्वेश्चन पूछा गया, तो आप 100 में से 90 सही करने की कोशिश करो, ना कि 100 में से 100। 100 में से 100 तो देखो कभी होंगे भी नहीं आपसे, तो आपसे नहीं किसी से ही नहीं होंगे। कोई टीचर अगर पढ़ा भी रहा होगा, मेरे अलावा भी कोई अगर टीचर पढ़ा रहा है, वो भी 100 में से 100 नहीं कर सकता। तो 90% क्वेश्चन अगर आपने इस पोर्शन से सही हो रहे हैं तो अपन 90 को लेके चलते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज
वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद आपका।